गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर 7 का कुछ बेसिक यानी सर्वांग सम आकृतियों के बारे में समझाऊंगा। तो आइए इसमें हम पढ़ते हैं कि सर्वांग सम आकृतियाँ यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं। तो दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, यानी आकार यानी रूप भी एक जैसा हो और उसकी जो माप यानी साइज हो वो भी कैसा हो, एक जैसा हो यानी समान हो। जैसे हम इन चित्रों के माध्यम से देखते हैं कि हमें ये त्रिभुज तीन त्रिभुज दे रखे हैं ABC PQR LMN। तो इसमें कौन सी जो आकृतियाँ हैं वो सर्वांग सम होंगी। सर्वांग सम का मतलब ये होता है बच्चों कि सर्वांग सम यानी सभी अंग समान, यानी कि कोण जो ए दे रखा है उसका संगत कोण P, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। कोण B का संगत कोण दे रखा है Q, ये इन दोनों की माप बराबर होनी चाहिए। और कोण C का संगत कोण दे रखा है R, इसलिए कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए। और इनकी जो संगत भुजाएं दे रखी हैं, जैसे AB की संगत भुजा दे रखी है PQ, जो भी आपस में कैसी हैं बराबर। और AC की संगत भुजा दे रखी है PR, ये भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और BC की संगत भुजा दे रखी है QR, ये भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि इनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समान हैं। और कोण भी मान लो ये समान हैं। तो ये दो जो आकृतियाँ होंगी वो सर्वांग सम होंगी, यानी इस त्रिभुज के सभी अंग इस त्रिभुज के सभी अंग के समान हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। लेकिन ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं हैं, क्योंकि इसकी जो भुजा है और इसकी भुजा से ये कैसी है, कम है, यानी समान नहीं है। PQ की संगत भुजा है LM, जो कि आपस में समान नहीं है। PR की संगत भुजा है LN, जो भी इस भुजा के समान नहीं है। और QR की संगत भुजा है MN, जो कि इस भुजा के समान नहीं है। तो वो आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं जिनकी भुजाएं भी कैसी हों, समान हों, और जिनके कोण भी कैसे हों, समान हों। तो वे आकृतियाँ होती हैं सर्वांग सम। जैसे आगे चित्र में समझते हैं कि इसमें हमें दे रखे हैं वर्ग। अब इसमें 3 वर्ग दे रखे हैं, तो इसमें ये दोनों जो वर्ग हैं SRPQ, और दूसरा वर्ग दे रखा है ONM और L। ये दोनों जो आकृतियाँ क्या ये सर्वांग सम हैं? ये आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं हैं, क्योंकि वर्ग के जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो इनके जो कोण हैं वो तो कैसे हैं, समान हैं। लेकिन इनकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं की जो माप है वो समान नहीं है। PQ की संगत भुजाएं हमारी LM, जो कि समान नहीं है। ये दे रखे 3.2 और ये दे रखा है 1.6। तो इसकी सभी भुजाएं कितनी हैं, 3.2 होंगी क्योंकि वर्ग है, और इसकी होंगी सभी भुजाएं 1.6। तो ये जो आकृतियाँ हैं वो आपस में कैसी हैं, सर्वांग सम नहीं हैं। लेकिन ये आकृतियाँ आपस में सर्वांग सम होंगी, क्योंकि ये इसकी भुजा कितनी रखी 3.2 और इसकी भुजा दे रखी 3.2। तो हमने ये समझा कि वे दो आकृतियाँ जिनके सभी भाग बराबर हों, भुजाएं भी बराबर हों, कोण भी बराबर हों, तो वे आकृतियाँ होती हैं हमारी सर्वांग सम। जैसे वृत्त दे रखे हैं, इसकी त्रिज्या दे रखी है, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और ये भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो इन दोनों जो वृत्त दे रखे हैं इनकी जो त्रिज्या हैं समान हैं। तो ये दोनों जो वृत्त दे रखे हैं वो सर्वांग सम हैं। लेकिन ये दोनों वृत्त सर्वांग सम नहीं हैं, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे। अब बच्चों देखते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम कब होते हैं। तो बच्चों दो त्रिभुज हमें सर्वांग सम देखने हैं, उसके हमारे कुछ नियम होते हैं। तो अगर वो नियम दो त्रिभुजों में लागू होंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो बच्चों वो नियम 5 नियम दे रखे हैं हमें ऐसे। तो पहला नियम दे रखा है हमें SAS सर्वांग समता नियम। SAS का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है साइड यानी भुजा,
ए का मतलब एंगल यानी कि कोण, और एस का मतलब साइड यानी भुजा। यानी किसी एक त्रिभुज के, यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं, किसी एक त्रिभुज के दो भुजाएं, एस एस का मतलब होता है दो भुजाएं और ए का मतलब एंगल, एक कोण। अगर इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यही नियम हमें इसमें दे रखा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे हमने मान लिया कि जो ए बी जो भुजा दे रखी है वो पी क्यू के बराबर है, और जो बी सी भुजा दे रखी है वो क्यू आर के बराबर है। हमने ए बी को बराबर मान लिया पी क्यू के और बी सी को बराबर मान लिया क्यू आर के, और इनका अंतर्गत यानी इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण बी और इन दोनों भुजाओं में बनने वाला कोण क्यू बराबर हैं आपस में। यानी ए बी के बराबर है पी क्यू और बी सी के बराबर है क्यू आर, और कोण बी बराबर है कोण आर के, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और बच्चों अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसका मतलब है ए सी बराबर हो जाएगी पी क्यू आर के, पी आर के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के, और कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के। लेकिन कब? जब हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका संगत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और संगत कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम मान लेंगे। अब बच्चों देखते हैं हम दूसरा नियम, ए एस ए सर्वांग समता नियम। इसमें हम ये देखेंगे कि किसी एक ए का मतलब है कि दो कोण और एक भुजा, यानी किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम मान लेंगे। क्या दे रखा है? यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने दो कोण दे रखा है, ए का मतलब दो कोण, तो हमने एक कोण मान लिया बी, जो बी कोण है वो बराबर है कोण क्यू के। कोण बी हमने बराबर मान लिया कोण क्यू के, और कोण सी जो दे रखा है वो हमने बराबर मान लिया कोण आर के। कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के और कोण सी बराबर हो गया कोण आर के, और उनके बीच में जो बनने वाली भुजा उनकी अंतर्गत भुजा, अंतर्गत कह रहा है अंतर्गत भुजा यानी इनके बीच की जो बनने वाली भुजा यानी बी सी बराबर है क्यू आर की, तो क्या होगा? ये वाला त्रिभुज है इसके सर्वांग सम हो जाएगा। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और उसकी जो अंतर्गत उनके बीच में बनने वाली जो भुजा है वो बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांग सम होगा। अब देखते हैं हम तीसरा नियम। तीसरा नियम है हमारा ए एस सर्वांग समता नियम। ए एस का मतलब है कि दो कोण और कोई उसकी तीसरी भुजा, इसमें अंतर्गत भुजा नहीं आएगी, उन दोनों के बीच में बनने वाली भुजा नहीं आएगी, यानी तीसरी भुजा, यानी किसी एक त्रिभुज के दो कोण और तीसरी एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के और एक भुजा के समान है यानी बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो आकृतियाँ दे रखी हैं त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसका हमने कोण मान लिया कोण बी, कोण बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी जो दे रखा है वो बराबर है कोण आर के। दो कोण बराबर हो गए, और हमने वाली की जो भुजा ए सी है ये बराबर है पी आर के, यानी तीसरी भुजा। दो कोण हो गए और बीच की भुजा नहीं, अन्य भुजा, दो इस भुजा के दो कोणों के अलावा जो तीसरी भुजा है वो आपस में कैसे हों? बराबर हों, यानी कोण बराबर बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी का संगत कोण क्या है? आर, तो कोण सी बराबर है कोण आर के, और उसकी एक भुजा जो ए सी है वो बराबर है पी क्यू। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के और अन्य भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा पी क्यू आर के। तो
जैसे बच्चों हमें सर्वांग इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है तो कैसे लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम है। अब बच्चों पढ़ते हैं हम चौथा नियम, इसे बोलते हैं हम एस 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 सर्वांगसमता नियम। एस का मतलब है तीनों भुजाएं दे रखी हैं, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि मैंने ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। तो इसका मतलब है कि दोनों ही त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अब बच्चों हम पांचवा जो नियम है, जो लास्ट नियम है, उसे हम समझते हैं। ये है हमारा आर एच एस सर्वांग समता नियम। आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस और एस का मतलब होता है साइड। अब ये वाला जो नियम होगा वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि तो हमने ये समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज में क्या नाम है, जो बी है और क्यू है ये 90-90 के हैं। तो यहाँ देखेंगे यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, यानी इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है ए सी और इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है पी आर। तो एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कर्ण ए सी जो है इस वाले त्रिभुज का कर्ण ए सी दूसरे वाले त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर हो, या तो ए बी बराबर हो पी क्यू के या बी सी बराबर हो क्यू आर के। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यानी कि पहली बात तो ये है कि दोनों त्रिभुज कैसे हों, समकोण हों। अच्छा, दूसरी पहली त्रिभुज का कर्ण दूसरे कर्ण के बराबर हो और जो भुजाएं दे रखी दोनों में से उनमें से कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो। जैसे ए बी की संगत भुजा है हमारी पी क्यू और बी सी की संगत भुजा है हमारी क्यू आर। तो यदि कोण कर्ण बराबर हो और इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो बच्चों ये थे हमारे सर्वांग समता के नियम। इस वीडियो को बार बार देखकर सर्वांग सम आकृतियों को समझें और उनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।